क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। देखो, मैंने कॉमर्स के दोस्तों नहीं बोला, क्लास 11 के दोस्तों, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए इंटरेस्टिंग है। क्या पता कल आप भी बिजनेसमैन बनना चाहो। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ये तो इतना ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट वीक हमने क्या देखा था? चैप्टर 5 का पार्ट 1 ई व्यवसाय, ई कॉमर्स, जिसमें हमने अमेजन इस तरीके की कंपनीज के बारे में बातचीत की थी। और आज हम देखेंगे आउटसोर्सिंग। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊं क्यों है। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आगे बात समझ। कितने ही लोग आज BPO में काम कर रहे हैं और BPO का स्कोप देखोगे। ये देखो 2022 में ग्लोबल डिमांड कितना है और 2030 में ग्लोबल डिमांड कितना हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग BPO में काम करने वाले हो, तो इसके बारे में थोड़ा जान तो लो, है क्या चीज़, क्यों होता है BPO। देखो, ई व्यवसाय में हमने देखा था कि कंपनी अपने को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहती है, इसलिए स्पीड से काम करना चाहती है, इसलिए वो इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। सही है ना। और हम आउटसोर्सिंग में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी लेवल को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। कस्टमर कहते हैं मुझे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, उससे कम प्रोडक्ट हम खरीदेंगे ही नहीं, और हमारी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होनी चाहिए। तो कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज सा है कि इतनी एफिशिएंसी बढ़ाओ कि कम प्राइस में हम एक अच्छी प्रोडक्ट बनाकर दे सकें। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा कोर एक्टिविटी क्या है, हमारा मूल काम क्या है। एक एग्जाम्पल, इस पिक्चर को देखो। ये है एक कार कंपनी, इनका काम है ऑटोमोबाइल बनाना, तो वही करते हैं ऑटोमोबाइल। पर ऑटोमोबाइल बनाने के साथ साथ ये बहुत सारे और काम भी इनको करना पड़ता है। फैक्ट्री की सफाई नहीं करना पड़ता है ना, फैक्ट्री के बाथरूम्स की सफाई, शॉप फ्लोर की सफाई, फैक्ट्री के चारों तरफ जो गार्डन है उनका मेंटेनेंस। फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा कैंटीन है जहाँ वर्कर्स वो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह सब करते हैं, उसको चलाना है। तो इतनी सारी काम होते हैं। साथ साथ देखो और भी सपोर्ट एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, फॉर एग्जांपल पे रोल, ये सारी चीज़ें सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कंपनी को अपना एक हिस्सा कार मैन्युफैक्चर पे और दूसरा हिस्सा ये सारे सपोर्ट एक्टिविटीज़ पे देना पड़ता है। अब कंपनी सोच रही है कि अगर ये जो सारे सपोर्ट वाले हिस्से हैं इसको मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूं जो ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा, तो मेरा जो टाइम है वो पूरा मैं इस मैन्युफैक्चरिंग पे, अपने जो कोर एक्टिविटी है उस पर लगाऊं। तो इसी चीज़ को कहते हैं आउटसोर्सिंग या बाह्यीकरण। तो बाह्यीकरण का डेफिनेशन क्या है? जब एक कंपनी अपनी कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इसमें प्रोफिशिएंट है, वो थर्ड पार्टी इसमें एक्सपर्ट हैं और वो इसको बहुत एफिशिएंटली करेंगे, तो फैक्ट्री का जो इनपुट कॉस्ट होती हैं वो कम हो जाती है। चलो समझते हैं इसको और आगे। ये देखो, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने सफाई वाला काम आउटसोर्स कर दिया। तो आउटसोर्स वाली कंपनी ये रोज़ अपने लोग ले आते हैं, दिन में 3 बार 4 बार पूरी फैक्ट्री को चकाचक चमका के वो जाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, लोग लाना, सफाई करना, सामान लाना, जो भी करना, पूरी जिम्मेदारी उनकी है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की। कुछ कंपनीज उसके साथ बिजली का मेंटेनेंस, पानी का मेंटेनेंस ये सब भी दे देते हैं, गार्डन का मेंटेनेंस ये भी दे देते हैं। तो धीरे धीरे एक कंपनी एक चीज से शुरू करती है, फिर अलग अलग चीज़ों को थर्ड पार्टी को देने लगती है। सो फार सो गुड। इस कैंटीन को देखो। अब कैंटीन को चलाना एक बहुत बड़ा काम होता है और इस पे कंपनी का कितना टाइम जाता है। तो आज बहुत सारी कंपनीज कैंटीन को आउटसोर्स कर रही हैं। जो कैंटीन की जिम्मेदारी लेते हैं ये उनकी है कि वो सफाई रखेंगे, वो अच्छा खाना लाएंगे, मेनू चेंज करेंगे, अच्छी तरीके से सर्विंग करेंगे, वो बर्तन वगैरह धोना वगैरह सब कुछ, सारा काम वो आउटसोर्स पार्टी करता है और वो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। तो देखो, जो कंपनी है गाड़ी बनाने की, उनकी पूरी सोच, पूरा ध्यान गाड़ी पर ही जाता है, विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर ऑल्सो। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, कुछ एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी को छोड़कर कुछ एक्टिविटीज़ कंपनी आउटसोर्स कर देती है थर्ड पार्टी को। नंबर 2 क्या है? नॉर्मली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है उन्हीं को आउटसोर्स किया जाता है। जो एक कॉन्फिडेंस बनाने वाली बात होती है ना, तो पहले कंपनी कुछ देती है, अगर बहुत अच्छा काम हुआ कुछ और देती है, फिर कुछ और देता है, कभी कभी फिर प्राइमरी एक्टिविटी में कुछ पोर्शंस वो देने लगती है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब थर्ड पार्टीज़ को देखा जाए।
ये दो टाइप्स की होती हैं। एक कंपनी देखो जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, दुनिया भर में इनकी ऑफिसेस फैली हुई हैं और हर ऑफिस में अलग अलग सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो इंडिया की जो जीई है वो इंडिया में किसी कंपनी को आउटसोर्स करे, जर्मनी की जीई जर्मनी में किसी कंपनी को, नॉर्वे में, चाइना में किसी चाइनीज़ कंपनी को आउटसोर्स करे। तो इसमें ना स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीई ने क्या किया है, उन्होंने इंडिया में बड़ा सा ऑफिस खोला है और कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो सारे विश्व भर के जितने ऑफिस हैं उसमें से वो कॉमन प्रोसेस निकाल के उन्होंने इंडिया ऑफिस को दिया है। तो इंडिया ऑफिस दुनिया भर के जीई ऑफिसेस की बैक ऑफिस का काम कर रही है कुछ प्रोसेसेस के लिए। ये इंडिया ऑफिस को हम कहेंगे आबद्ध इकाई या कैप्टिव यूनिट। ये केवल जीई का ही काम करती है और किसी का काम नहीं करती। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्या होता है, जिसे हम कहते हैं तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, ये ना एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है और वो अलग अलग कंपनी से काम लेते हैं और उन सब कंपनी के लिए टीम बने हुए हैं। एक कंपनी के लिए ये टीम, उस कंपनी के लिए वो टीम, उस कंपनी के लिए वो टीम, अलग अलग कंपनीज को वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ये जो एक्सपर्ट्स हैं किसी एक काम में, तो वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर से, चाहे बैंक का सेक्टर हो, चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे कार का सेक्टर हो, चाहे फिनेंस का सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर से वो एक ही सर्विस सबको प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स बिकॉज इट इज़ हॉरिजॉन्टल, हम उसे समस्तर या हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्टी कहते हैं। और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। उसका मतलब क्या है, ये केवल एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे वो कहते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो मारुति, टाटा मोटर, हुंडई, जीएम, जितनी कार कंपनीज हैं उनको वो सेम सेवा प्रदान करते हैं। तो इज इट क्लियर ना? समस्तर मतलब एक ही सेवा बट बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में, और वर्टिकल मतलब एक ही इंडस्ट्री में सब कंपनीज को वो सेम सेवा प्रदान करना। तो ये थर्ड पार्टी के बारे में समझने के लिए मैंने आपके लिए एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल को देख लो अच्छी तरीके से। तो क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स होती हैं? होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक कंपनी कुछ चीज़ें बना रही है तो वो कहती है कि कुछ चीज़ों को असेंबल करना है, उसके पास टाइम नहीं है वो करने का, तो वो किसी दूसरे कंपनी को दे देती कि तुम असेंबल करके वो असेंबल्ड पीस मुझे दो। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट सेल्स। कंपनी कहती है उस एरिया में हम सेल नहीं करते, वहाँ कोई और है, उसको वो कहते हैं तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट ले लो और हमारे प्रोडक्ट तुम सेल करो, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट सेल। तीसरा नंबर पे है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट R&D। बड़े बड़े R&D फर्म्स होते हैं, वो अलग अलग कंपनी से उनका बिजनेस लेते हैं और उनकी जो चीज़ें वो रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए रिसर्च करके उनको रिजल्ट्स दे देते हैं। एंड फाइनली इन्फॉर्मेटिक्स। ये तो आप सभी जानते हो कि हमारे जितनी भी बिजनेस BPOs हैं, जितनी भी कॉल सेंटर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेटिक्स पे है। इन्फॉर्मेटिक्स दो तरीके की होती है, एक तो रिटन, जैसे कोई क्वेरी आया उसका राइटिंग में जवाब गया, और दूसरा होता है वॉइस। और जो BPO का 70% बिजनेस वॉइस का होता है। तो आउटसोर्सिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो हमने देखा वो है कि कंपनी अपनी पूरा ध्यान वो अपनी कोर एक्टिविटी पे दे सकती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो आउटसोर्स कर देती है, इससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्यकुशलता बढ़ जाती है। नंबर 2, जो एक्टिविटी आपने आउटसोर्स किया वो तो आपने किसी एक्सपर्ट को ही दिया होगा, वो जितना काम करेंगे वो और भी एक्सपर्ट बनेंगे, और हम अपनी कोर एक्टिविटी पे जितना फोकस करेंगे हम और भी एक्सपर्ट बनेंगे। बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा, तो कस्टमर को बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी बिकॉज ऑफ आवर फोकस। कई बार क्या होता है, एक कंपनी तो आउटसोर्स किया और उन्होंने देखा कि आउटसोर्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको और भी बहुत दूसरे बिजनेस से काम मिल रहा है, तो ये कंपनी सोचती है क्यों नहीं कि मैं भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना डाल दूं, कि वो कंपनी बढ़ रही है तो गुड फॉर मी, मैं इन्वेस्टमेंट डालूंगा, मुझे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो दोनों ग्रो कर सकते हैं एक साथ मिलकर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कॉस्ट की, कंपनी के लिए आउटसोर्स करने से टोटल कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जिनको आउटसोर्स किया है, मैं तो बार बार कह रही हूँ, वो एक्सपर्ट्स हैं, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दिया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको दे दीजिए और आप अपना मेन काम पे फोकस करिए, तो कॉस्ट की भी एक बेनिफिट आ जाती है।
अभी तक तो मैं केवल कंपनी की बात कर रही हूँ, बट देखो टोटलिटी में अगर एक देश की इकोनॉमी को देखो, जहाँ बहुत सारा आउटसोर्स बिजनेस आया है दुनिया भर से अलग अलग जगह से, उस देश की इकोनॉमी तो अपने आप बढ़ेगी। आज भारत की इकोनॉमी जो अग्रसर हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, इसके पीछे बीपीओ का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ चैलेंजेस भी है। नंबर 1 चैलेंज जो है वो है कि हमारी डेटा सीक्रेसी, हमारी डेटा प्राइवेसी, ये कभी कभी ख़राब हो सकती है। जैसे हमने अपना काम इस कंपनी को दिया, वो कंपनी 10 कंपनी के साथ काम करती है, किसी कारण से हमारा डेटा अगर लीक हो गया तो हमारे कंपटीटर को तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो चीज़ है, ये एक चैलेंज की तरह है। द सेकंड चीज़ है वो है नैतिकता पर आधारित कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम प्राइस के लिए कंपनी, दुनिया भर की कंपनी ढूंढती है कि विश्व में कहाँ जगह है जहाँ मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हमारा काम हो जाए। अब मिनिमम से मिनिमम प्राइस, अब लॉजिकली अगर सोचो, अगर करना है तो आपके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को आप और कम करते जाओ और कम करते जाओ, उनसे खूब मेहनत करवाओ और उनके वेतन कम करते जाओ। इसको कहा जाता है स्वेट शॉप। कई जगह पे तो देखा गया है, जैसे बांग्लादेश एट्सेट्रा जगह पे देखा गया है कि ऐसे फैक्ट्रीज़ बनी हैं जहाँ पे कर्मचारी इतने हैवी ड्यूटी काम करना पड़ता है उनको, और उनके लिए कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं है। तो इन चीज़ों पर बड़ा चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं। कई बार तो ऐसे जगह पे लोग भेज देते हैं जहाँ बाल श्रमिक काम करते हैं। देखो, आप तो जानते हो बाल श्रम कानूनी अपराध है, यह गैर कानूनी है, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फिर भी बाल श्रमिक के यहाँ भेज देते हैं कि चुपचाप बाल श्रमिक से काम करवा लो। बाल श्रमिक को तो पैसे भी कम देना पड़ता है, और बाल श्रमिक फिर वो स्कूल जाएगा कब? वो एक एडुकेटेड ह्यूमन बीइंग कैसे बनेगा? ठीक है ना। और ये ऐसे कंपनीज जो हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग तो करवाती हैं, पर ट्रेनिंग केवल है स्किल डेवलपमेंट पे। ब्रेन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, आइडिया डेवलपमेंट, इनोवेशन डेवलपमेंट, इन पे ज़ीरो या बहुत कम। और फाइनली, सपोज़ अमेरिका से बहुत सारे कंपनीज़ ने डिसाइड किया कि हमें तो प्राइसेस कम करनी है, हम एशिया के देशों में भेज देते हैं काम। तो अमेरिका में जो लोग काम कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में, वो कहाँ जाएंगे? दे आर नाउ जॉबलेस। तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे, वो बड़े बड़े मार्च निकालेंगे, वो कंपनी में धरना देंगे, ये सारी बातें तो होती हैं। वो कहेंगे हमारे से काम लेकर आप उनको दे रहे हो, हम क्या करेंगे? ये बात भी है। तो मेरे फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या देखा, एक समरी देख लो। इस समरी में मैंने आपको छोटे से में सारा पूरा समरी कर दिया है, और आप समरी को एक बार पढ़ लो, वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद चैप्टर पढ़ो। पूरा चैप्टर फटाफट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल दे दे के आंसर लिखना। आई प्रॉमिस यू बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। और आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि उसमें हम रोज़ एक मोटिवेशन पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से